नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री की और इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों MG4 पेपर। ठीक है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। क्योंकि जब हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे दोस्तों, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हम सभी को प्रतिहार वंश के बारे में जिक्र मिलता है। तो इससे हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी रखना चाहिए कि आखिरकार क्या है प्रतिहार वंश, तब ना हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष को देखेंगे। और वो भी मैं बना दूंगा बहुत जल्दी, वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। ठीक है, प्रतिहार वंश का परिचय क्या है। प्रतिहार वंश दोस्तों राजस्थान के अलवर अभिलेख के अनुसार प्रतिहार गुर्जर की एक शाखा थी, है ना। तो जो प्रतिहार वंश है ना दोस्तों, वो गुर्जर की ही एक शाखा है। इसलिए कुछ इतिहासकार ने इसे इस वंश को क्या कहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश कहा है ना। देखिए हम लोग प्रतिहार वंश को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गुर्जर की एक शाखा से है दोस्तों, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रतिहार राजाओं को उनके अभिलेखों में सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। देखिए जो अभिलेख प्राप्त हुई है, इन अभिलेखों से यह पता चलता है कि जो ये प्रतिहार है ना, ये प्रतिहार लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय माना जाते हैं। कौन से दोस्तों, सूर्यवंशी क्षत्रिय। और उनका मूल निवास राजस्थान तथा गुजरात के मध्य भाग में माना जाता है। देखिए इनका जो मैं बात करूँ एरिया की कहाँ पे उसका मूल निवास में अगर बात करूँ, तो राजस्थान और गुजरात के मध्य भाग में था दोस्तों। और इस वंश की मैं बात करूँगा संस्थापक का स्थापना, इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र के द्वारा 6ठी शताब्दी में की गई थी दोस्तों, है ना। किनके द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रतिहार राजाओं की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन या फिर अवनी थी दोस्तों। इसकी जो अगर बात करूँ मैं प्रारंभिक राजधानी की, तो आप उज्जैन बता सकते हैं दोस्तों, है ना। तो प्रतिहार वंश की संस्थापक अगर बात किया जाए तो हरिश्चंद्र बता दीजिएगा, और राजधानी बोला जाए तो उज्जैन बता दीजिएगा दोस्तों। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रतिहार वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में, कौन कौन से शासक आए हैं और कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नागभट्ट प्रथम की। दोस्तों नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी के मध्य माना जाता है ना। जो नागभट्ट प्रथम है दोस्तों, इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 730 से लेकर 756 के मध्य माना जाता है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का मुख्य संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम को जो ये प्रतिहार वंश है, इस वंश का मुख्य संस्थापक भी माना जाता है। ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिए दोस्तों। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर वंश के राजा दंती दुर्ग ने पराजित किया था। तो नागभट्ट जो प्रथम है, इनको जो पराजित किया था वो ग्वालियर के राजा जिसका नाम है दंती दुर्ग दोस्तों। ठीक है, इन्होंने इसे पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नागभट्ट प्रथम को मुख्यतः मालवा का प्रतिहार राजा माना जाता है। जो नागभट्ट प्रथम है दोस्तों, इस नागभट्ट प्रथम को मालवा का प्रतिहार राजा भी माना जाता है। ये बेसिक पॉइंट्स जितने भी है वो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, फिर बाद में वीडियो स्टार्टिंग करके आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। फिर आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि 725 में, ये बात आप लोग याद रखिए दोस्तों, 725 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले अरब सेनापति जिसका नाम था जुनैद। एक बार नाम याद रखिए दोस्तों, क्या नाम था, जुनैद, जो कि 725 में सोमनाथ मंदिर में जो आक्रमण किया था। तो इसके जो सेनापति जिसका नाम जुनैद को ना राजस्थान के युद्ध में, ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, किसने पराजित किया जुनैद को, नागभट्ट प्रथम ने जुनैद को पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, 725 में, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो गया ना। देखिए जो 725 में सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किए थे, तोड़े थे ना, और इसका सेनापति कौन था, जुनैद था। और जुनैद को किसने मारा, किसने हराया, वो हराया था, किसने हराया था दोस्तों, नागभट्ट प्रथम में। नागभट्ट प्रथम पढ़ रहे हैं तो नागभट्ट प्रथम ने इसको पराजित किया था। ठीक है, किसने हराया था, नागभट्ट प्रथम ने। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नागभट्ट प्रथम के बाद दोस्तों उसका जो उत्तराधिकारी हुआ, उसके बाद जो शासक आए जिसका नाम था कुक्कुक, क्या नाम था दोस्तों, कुक्कुक। और उसके बाद कौन आया दोस्तों, देवराज आया। देवराज ने 756 से, ठीक है, ये बीच में आए, बीच में इसके बाद आया देवराज आया। और देवराज ने 756 से 770 ईस्वी के मध्य शासन किया दोस्तों। ठीक है, परंतु इसके शासनकाल में कोई विशेष घटना नहीं हुई। ये जो हम लोग दो शासक पढ़े दोस्तों, कुक्कुक और देवराज, तो इसके समय में ये लोग 756 से 770 तक तो ये चलाते शासनकाल, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं मिलती है जिसको मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट्स है उसे मैंने रखने का प्रयास किया है। तो ये यहाँ पे कुछ विशेष घटना नहीं हुई। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे दोस्तों 770 के बाद, क्योंकि 56 से 70 तक वो देवराज का था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वत्सराज, देवराज के बाद। तो वत्सराज, देखिए वत्सराज देवराज का पुत्र था। ठीक है, देवराज का कौन था दोस्तों, पुत्र था, और उसका उत्तराधिकारी भी हुआ, है ना, उसका बेटा था। और उसके बाद कौन राजा बने, तो देवराज के बाद वत्सराज
शासक बने दोस्तों, है ना। और वत्सराज का जो शासनकाल में बात करूँ दोस्तों, तो 770 से लेकर 805 के मध्य इसका शासनकाल माना जाता है दोस्तों, है ना। वत्सराज का शासनकाल 770 से लेकर 805 के मध्य ही माना जाता है। और वत्सराज के शासनकाल की जानकारी, है ना, वो ग्वालियर लेख और जैन ग्रंथ, ठीक है, जिसका नाम है कोयल्यमाला से प्राप्त होता है दोस्तों। अगर हम सभी को वत्सराज के शासनकाल में अगर जानकारियाँ लेना हो कि वत्सराज कौन है, कैसे था, कैसा इसको शासन चला करता था, तो इसकी जानकारी हम सभी को ग्वालियर लेख से और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है कोयल्यमाला, यहाँ से हम सभी को मिलता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बोल सकते हैं दोस्तों कि वत्सराज को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था, है ना। तो यहाँ पे जो वत्सराज को जो हराया था, आपने पढ़ा होगा राष्ट्रकूट, है ना। तो राष्ट्रकूट का एक शासक था, एक राजा था जिसका नाम था ध्रुव है दोस्तों। आप जब त्रिपक्ष संघर्ष पड़ेगा तो मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा किस प्रकार से राष्ट्रकूट में कौन कौन से शासक आए। और ये अभी गुर्जर प्रत्यार वंश आप पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। तो वत्सराज को जो हराया था वो राष्ट्रकूट वंश के एक शासक था जिसका नाम था ध्रुव। इन्होंने क्या किया था, वत्सराज को हराया था दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे नागभट्ट द्वितीय, है ना। वत्सराज के बाद जो आते हैं वो नागभट्ट द्वितीय आते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, माना कि वो पढ़ने में आपको थोड़ी समस्याएं आएगी, समय लगेगा, लेकिन भैया 1 से 2 घंटा तो आपको समय निकालना ही होगा, है ना। हम सभी को समझ रहे हैं कि आप लोग इतना कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जैसे कि ऐसे बच्चे कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे को काम करके पढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे इंस्टाग्राम चला के भी पढ़ रहे हैं। बहुत नाना प्रकार के बच्चे हैं। तो मैं सभी को लेकर चलना है, जो पढ़ रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, और जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी मैं चल रहा हूँ। तो थोड़ा इसको ये समस्या आपको होगी, लेकिन बाकी बात जितने वीडियोज़ हैं मैं प्रयास करता हूँ कि 4 से 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का बने, है ना। तो बस आप ही के लिए है। तो देखिए, इसके बाद जो है ना वो नागभट्ट द्वितीय है दोस्तों, है ना। देखिए, नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र है। वत्सराज का पुत्र कौन हुआ दोस्तों, वो नागभट्ट द्वितीय हुआ। क्लियर। तो और इसका जो पुत्र है वही उसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। यानी कि वत्सराज के बाद जो राजा बना वो कौन बना दोस्तों, वो बना नागभट्ट द्वितीय। क्लियर हो गया। नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल माना जाता है वो 805 से लेकर 833 ईस्वी के मध्य माना जाता है दोस्तों, है ना। देखिए, नागभट्ट द्वितीय है वो वत्सराज का उत्तराधिकारी है और इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 805 से लेकर 833 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है दोस्तों। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के राजा चक्रा युद्ध को पराजित कर दिया। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा दोस्तों। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था, कन्नौज के एक राजा था जिसका नाम था चक्रा युद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए दोस्तों, ये चक्रा युद्ध को कौन हराया, वो हराया नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों, है ना। तो नागभट्ट द्वितीय ने इसे हराया था, किसको दोस्तों, चक्रा युद्ध को दोस्तों। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों। 810 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा जिसका नाम था गोविंद तृतीय, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने बुंदेलखंड के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो राष्ट्रकूट वंश है, तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हुए थे ध्रुव, उन्होंने किसे हराया था, वत्सराज को हराया था। फिर राष्ट्रकूट का एक राजा होता है जिसका नाम होता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने ही क्या किया था, गोविंद तृतीय ने भी नागभट्ट द्वितीय को हराया। तो इसके जो पिताजी थे उसको भी राष्ट्रकूट शासक ने हराया और फिर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय भी यहाँ पे फिर इसको पराजित करता है, किसको, नागभट्ट द्वितीय को दोस्तों, है ना। चलिए, नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था, 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया कि आक्रमण बहुत हुए थे वहाँ पे सोमनाथ मंदिर पे। तो नागभट्ट द्वितीय क्या करते हैं, 815 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों। चलिए, इसके बाद जो आता है दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय के बाद जो शासक आए उस शासक का नाम था रामभद्र दोस्तों। ठीक है, रामभद्र को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जितने भी शासक आए हम सभी शासक को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा भवन में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो MG4 है, MG4 पेपर आपको 10 वीडियो ऐसे में बना दूंगा, 10 वीडियो में सारा काम हो जाएगा। अभी तक मैंने 4-5 वीडियो बना दिया है जो कि इंपॉर्टेंट हो गया। अब कुछ और 5 में वीडियो लाऊंगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपका MG4 क्लियर। MG5 का भी मैं कुछ वीडियो ला दूंगा, 7-8 वीडियो, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। AC पेपर का आपका तैयारी चल रहा है दोस्तों, AC हिंदी का कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। यूनिट 1 हो गया दोस्तों, उससे आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ। और माइनर हो गया, आपके अलावा MDC हो गया, सही हो गया, उसका भी धीरे धीरे करके सारा वीडियो आ जाएगा। आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ आपको इतना करना है कि प्रेम से, प्रेम पूर्वक अपना कमेंट करते रहें कि भैया बस समझ में आ रहा है और पढ़ाइए, बस इतना तो चाहते हैं और कुछ नहीं। अब पढ़ लेते दोस्तों रामभद्र को। देखिए, इस जो
जो रामभद्र हुए दोस्तों, रामभद्र है ना, नागभट्ट जो द्वितीय है इसके पुत्र हुए और यही इसका उत्तराधिकारी बनता है ना। तो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र कौन हुआ? रामभद्र। रामभद्र कौन बना दोस्तों? वो उसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि वो शासक बनता है दोस्तों। तो आप बोल सकते हो कि नागभट्ट द्वितीय के बाद कौन बना? वो रामभद्र बना। क्लियर? तो अब पढ़ते हैं रामभद्र के बारे में। दोस्तों रामभद्र का जो शासनकाल माना जाता है वो 833 से लेकर 836 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देखिए है ना। तो जो रामभद्र हुए दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय के पुत्र रामभद्र का जो शासनकाल था वो 833 से लेकर 836 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। और रामभद्र को बंगाल के पाल वंशी राजा, जिसका नाम था देवपाल, है ना, पाल वंश के शासक देवपाल ने पूरी तरह उसे पराजित किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रतिहार वंश धीरे धीरे एक एक से हारते जा रहा है। तो रामभद्र को बंगाल के पाल वंश से राजा, जिसका नाम था देवपाल, और देवपाल ने इसे ही पराजित किया था दोस्तों। ठीक है। उसके पिताजी को भी हराया, राष्ट्रकूट वंश के शासक, और उसके पिताजी को हराया राष्ट्रकूट, और ये जो रामभद्र है इसको भी पाल वंश के शासक देवपाल ने इसे पराजित किया। अब देखिए देवपाल के बाद जो आते हैं वो आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आखिरकार कौन है मिहिर भोज, इसके भी बारे में हम सभी को जानकारी रखना है दोस्तों। दोस्तों मिहिर भोज रामभद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी हुए, यानी कि जो रामभद्र थे ना, रामभद्र के जो पुत्र हुए, इसका नाम था वो मिहिर भोज, है ना। और ये उसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। किसका? रामभद्र का उत्तराधिकारी कौन बना? मिहिर भोज दोस्तों। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मिहिर भोज की मैं शासनकाल की बात करूं तो मिहिर भोज का शासनकाल 836 से लेकर 885 ईस्वी के मध्य मानी जाती है दोस्तों, है ना। तो मिहिर भोज का जो शासनकाल रहा है वो 836 से लेकर 885 मानी जाती है। मिहिर भोज ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। देखिए मिहिर भोज जो अपनी राजधानी बनाती है वो कन्नौज में अपनी राजधानी बनाती है। कन्नौज आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हो, आपको पता ही होना चाहिए। मैप तो पता ही होगा, ठीक है। अगर आप सभी को मैप नहीं पता तो आप एक बार क्लियर कीजिए, आप हमको कमेंट कीजिएगा भैया मैप बनना चाहिए। तो एक मैं स्पेशल मैप का वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें जितने भी वो है ना ऐतिहासिक स्थल, तो वो मैं पूरा पूरा बताने का प्रयास करूँगा कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। या तो भी आपको पूरा मैप आना चाहिए कि कहाँ पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, मतलब 28 जो राज्य है उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। चलिए खैर वो अलग बात है। अभी बात करें मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज ने ग्वालियर के तेली मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। तो मिहिर भोज ने ग्वालियर की जो तेली मंदिर है, इस तेली मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना। और मिहिर भोज विष्णु के भक्त थे। ये जो पूजा करते थे ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु भक्त थे ये। कौन? मिहिर भोज दोस्तों। और मिहिर भोज के सिक्कों पर आदि वराह अंकित है ना, आदि वराह अंकित है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी दोस्तों, है ना। तो मिहिर भोज की जो सिक्के हैं इसमें आदि वराह का अंकित किया गया, और कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये आदि वराह की उपाधि धारण कर रखी थी दोस्तों, है ना। कौन? मिहिर भोज दोस्तों। पाल वंश के राजा देवपाल और कलचुरी वंश के राजा कोक्कल ने मिहिर भोज को पराजित किया था। देखिए मिहिर भोज को जो पराजित किया था, यहाँ पे दो शासक हुए। एक तो आपका पाल वंश के जो शासक हुए देवपाल, है ना, और कलचुरी जो वंश है इस वंश के शासक कोक्कल ने जो आपका ये मिहिर भोज है इससे पराजित किया था दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। मिहिर भोज को, ठीक है, प्रारंभ में कई राजाओं का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा कर लिया। उसे बहुत सारे स्टार्टिंग समय में उसको बहुत से राजाओं को सामना करना पड़ा। देखिए अब राजा बनेगा तो युद्ध होगा भैया, सभी को पता है। तो इस प्रारंभ में क्या हुआ कि बहुत सारे राजाओं से उसको सामना करना पड़ा, परंतु अंत होते होते वो मतलब धीरे धीरे कर वो अपने पैर में खड़ा हो गया और सही से अपना साम्राज्य को फिर वो खड़ा कर दिया दोस्तों, है ना। वो होता है। अभी आप लोग खुद सेमेस्टर 1 में जब आए थे तो लड़खड़ाए गए थे कि हम लोग का MDC पेपर, IRC पेपर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया क्या होता है, नहीं पता है। लेकिन स्टडी हुई कि नहीं हुई, पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, चैनल के माध्यम से करवाई गई कि नहीं गई, क्वेश्चन भिड़ा कि नहीं भिड़ा, भिड़ा। तो आप लोग टेंशन मत लिए, सिर्फ ईश्वर पे आप लोग ध्यान रखिए कि भैया ईश्वर होते हैं, और ईश्वर कहीं नहीं कहीं से वो अपना जो भी छात्र हैं, वो बच्चे हैं, वो सबको मार्ग पे ले आते हैं दोस्तों। तो आप लोग वो टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम को। दोस्तों मिहिर भोज के बाद जो शासक हुए वह हुए
महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों, है ना। तो मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम और यही इसका उत्तराधिकारी बना दोस्तों। दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल की मैं बात करूं तो इसका शासनकाल 885 से लेकर 910 ईस्वी के मध्य मानी जाती है दोस्तों, है ना। 885 से लेकर 910 ये माना जाता है दोस्तों। महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना तो नहीं हुई, परंतु उसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इस तरह पे ऊपर मैंने दो आपको शासक बताया था बुक का, ठीक है, और एक मैंने बताया था आपको देवराज ने। उसके भी शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट घटना तो हुआ नहीं, महत्वपूर्ण घटना तो हुई नहीं, लेकिन ये जो देवपाल है इसके भी समय में कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं हुआ, लेकिन ये अपने जो साम्राज्य इसको सुरक्षा किया दोस्तों, ये सुरक्षित रखा था, ठीक है, देवपाल प्रथम ने। दोस्तों देवपाल प्रथम के बाद भोज द्वितीय राजा बने, जिसने 910 से 912 ईस्वी के मध्य शासन किया दोस्तों, ठीक है। तो महेंद्रपाल प्रथम के बाद जो शासक बने उनका नाम था भोज द्वितीय, जो कि 910 से 912 तक का इसका शासनकाल माना जाता है। और भोज द्वितीय के बाद जो आए दोस्तों वो आते हैं महीपाल। कौन दोस्तों? महीपाल, है ना। चलिए, महीपाल का जो शासनकाल है दोस्तों वो 912 से लेकर 944 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 912 से लेकर 944 जो माना जाता है वो महीपाल का शासनकाल माना जाता है। तो दोस्तों महीपाल के दरबार में संस्कृत के महान कवि तथा नाटककार राजशेखर रहा करते थे, ठीक है, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और काव्य, ठीक है, मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए महीपाल के दरबार में एक कवि, एक नाटककार जिसका नाम था राजशेखर, वो यहाँ पे रहा करते थे दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से इनका कुछ रचना लिखा गया है, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे दोस्तों। महीपाल के बाद जो शासक आए उनका नाम था महेंद्रपाल। महीपाल के बाद आता है दोस्तों महेंद्रपाल द्वितीय, ठीक है, महेंद्रपाल द्वितीय। तो देवपाल, विनयपाल, ठीक है, महीपाल द्वितीय और विजयपाल राजा हुए, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे करके कुछ शासक यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि महेंद्रपाल द्वितीय, फिर देवपाल, फिर विनयपाल, फिर महीपाल द्वितीय, है ना, और विजयपाल राजा हुए, परंतु इसमें कोई योग्य राजा नहीं हुए, ठीक है। इस तरह शासक तो आए यहाँ पे, राज्यपाल आए और ठीक है, महीपाल द्वितीय आए, विनयपाल आए, है ना, देवपाल आए, ये लेकिन योग्य शासक नहीं हुए, है ना, कुछ योग्य भी होना चाहिए। अब इसके बाद जो पढ़ते दोस्तों वो पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल को। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राज्यपाल को। दोस्तों राज्यपाल के शासनकाल 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज छोड़कर भाग गया था दोस्तों, जिससे नाराज होकर बुंदेलखंड के चंदेल वंशी राजा गंडदेव ने अपने पुत्र, ठीक है, विद्याधर देव को भेजकर राज्यपाल की हत्या करवा दी। देखिए बात क्या है कि राज्यपाल के शासनकाल में क्या होता है, उसी के समय में 1018 में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, कन्नौज पर आक्रमण किया था। और इसमें क्या हुआ कि जो राज्यपाल है वो कन्नौज छोड़ के भाग गया। जब कन्नौज छोड़ के वो भाग गया तो बुंदेलखंड के एक शासक हुए, चंदेल वंशी शासक, जिसका नाम हुआ गंडदेव। इसने क्या किया, अपने जो पुत्र है विद्याधर देव को भिजवाया और भिजवाने के बाद राज्यपाल की हत्या करवा दी दोस्तों, ठीक है। क्या इनकी हत्या करवा दी, कौन किया, देवधर, ठीक है, सॉरी विद्याधर देव ने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आए वो है त्रिलोचन पाल, है ना, त्रिलोचन पाल भी पढ़ लेते दोस्तों। देखिए त्रिलोचन जो पाल हुए दोस्तों, त्रिलोचन पाल राज्यपाल के पुत्र थे। कौन थे, राज्यपाल के पुत्र थे और यही इसका उत्तराधिकारी बना दोस्तों, ठीक है। चलिए त्रिलोचन पाल का शासनकाल में बात करूँ तो संभवतः 1000 आपका माना जाता है 19 से लेकर 1027 के मध्य माना जाता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे 1018 यहाँ पे आक्रमण हुआ था, इसलिए उस हिसाब से अगर बात करो तो 1019 से 1027 के आसपास वो माना जाता है। तो इतिहास में डेट को लेकर थोड़ी समस्याएं होती है, तो संभवतः लेके चलता हूँ, ये इसका समय काल रहा है दोस्तों। त्रिलोचन पाल के शासनकाल में फिर से मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कर लूट पाट मचाई, लेकिन त्रिलोचन पाल ने मोहम्मद गजनवी का सामना नहीं किया। फिर से यहाँ पे मोहम्मद गजनवी यहाँ आक्रमण करते हैं, लेकिन त्रिलोचन पाल फिर उस पर कुछ नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो शासक हुए हमारे महत्वपूर्ण शासक भी है, इसका नाम है दोस्तों यशपाल, ठीक है। तो यशपाल त्रिलोचन पाल का पुत्र था। त्रिलोचन का पुत्र कौन हुआ दोस्तों, यहाँ पे यशपाल हुआ और इसका ये जो उत्तराधिकारी ये यशपाल बनता है दोस्तों। यशपाल का शासनकाल 1027 से 1036 के मध्य माना जाता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा त्रिलोचन पाल के जो पुत्र हुए कौन, यशपाल, और यशपाल का समय 1027 से 1000 आपका 36 माना जाता है।
दोस्तों यशपाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा भी माना जाता है। तो ये हमारा ये अंतिम शासक हो गया दोस्तों, है ना। ये अंतिम शासक कौन हो गया दोस्तों, वो यशपाल हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अंतिम शासक भी माना जाता है प्रतिहार वंश की। तो 1036 ईस्वी में दोस्तों यशपाल की हत्या, ठीक है, गढ़वाल वंश के राजा चंद्रदेव द्वारा कर दी गई थी दोस्तों। तो गढ़वाल वंश के राजा द्वारा 1036 में हत्या कर दी गई थी और कन्नौज पर एक नई राजवंश गढ़वाल वंश का शासन उदय हुआ दोस्तों। तो गढ़वाल वंश के जो शासक हुए जिसका नाम है चंद्रदेव, इन्होंने 1036 में, ठीक है, जो यशपाल है दोस्तों इसकी हत्या कर देता है और वो गढ़वाल वंश की यहाँ पे नींव रख के उसका उदय होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो प्रतिहार वंश है दोस्तों वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों। थोड़ा आप लोगों को समय लगा होगा, कोई बात नहीं, है ना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि देखिए कंटेंट उस तरह से है क्योंकि ये शासक बहुत था तो इम्पॉर्टेंट था, उसीलिए मैंने करवाया, है ना। तो इसे आप देखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो आएगा दोस्तों वो त्रिपक्ष संघर्ष रहेगा, तो आप वो बताने का प्रयास करें कि त्रिपक्ष संघर्ष में जल्दी लाने का प्रयास करूँगा, है ना। प्यारे प्यारे कमेंट करिए दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर कराएं, ठीक है। बाकी बात जो भी दिक्कत है परेशानी आ रही होगी तो कमेंट कर दें। साथ ही साथ इंस्टा पे आप जुड़ सकते हो, इंस्टा में लिंक डाल दूंगा, अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप नोटिस जानकारी PDF वगैरह प्राप्त होती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। दूसरी में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।